हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं और शायद मैं इसे आज पूरा भी करने की कोशिश करूं। जो लास्ट पार्ट है आपके चैप्टर का वो है डिसआर्ममेंट एंड इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा होता है कि आपकी न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। न्यूक्लियर का मतलब होता है परमाणु पॉलिसी, एटम। आपको पता है एटम जो है आजकल एक पावरफुल एलिमेंट है जिसके द्वारा बहुत सारी टेक्नोलॉजी तो चलती ही है, बिजली बनती है, इसके साथ साथ हथियार बनते हैं और सबसे पहले एटम का प्रयोग हथियारों के लिए और बाद में एनर्जी के लिए किया जाने लगा। तो भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है? देखो, भारत ने अपना न्यूक्लियर मिशन 1948 में ही शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक बात की थी कि हम हथियारों के लिए परमाणु का कभी प्रयोग नहीं करेंगे। हम पीसफुल तरीकों के लिए पीसफुल इसका यूज़ करेंगे, मतलब पीसफुल चीज़ों के लिए इसका प्रयोग करेंगे। जैसे हमने इससे ऊर्जा बनानी है, एनर्जी पावर बनानी है, एनर्जी क्रिएट करनी है, या जो दूसरा कोई भी यूज एटम का होता है। जैसे आजकल तो एटम थेरेपी भी चल पड़ी है मेडिकल में, तो उसका प्रयोग हम इस तरह से करेंगे। लेकिन हम एक ऐसी जोग्राफिकल सिचुएशन में रह रहे हैं जहां हमारे चारों ओर शत्रु देश हैं। इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, और हमारे क्राइसिस हैं उन देशों के साथ हैं, और आए दिन हमें धमकियां मिलती रहती। और इस वजह से हमने फिर अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उसे हथियार भी बनाए हैं। आज हमारे पास एटम बॉम्ब हैं और जो फ्यूजन और फिक्शन दोनों पर आधारित हैं। तो डिसआर्मेंट का मतलब होता है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण इसका मतलब है शस्त्रों को कम करना या शस्त्रों को ख़त्म करना। ये डिमांड कब उठी? जब मैंने बताया कि जब विश्व दो भागों में बट गया, यूएसएसआर यूएसए में, तो हथियारों की एक दौड़ शुरू हो गई सारे विश्व में। और जब तक न्यूक्लियर बॉम्ब जहाँ बन चुके थे तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की होड़ लग गई। फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गई कि मिसाइल्स जो है आपकी 5000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर के इलाकों को भी जाके सीधा टारगेट कर सकती है। तो वो हथियार बनने लगे। इवन जो रशिया, यूएसएसआर और अमेरिका है, वो तो अंतरिक्ष युद्ध लड़ने की भी तैयारी कर रहे थे, जिसे बोलते हैं स्टार वार। 1970 के दशक में इतने संबंध खराब हो गए थे कि अंतरिक्ष युद्ध लड़ने की तैयारी दोनों देश कर रहे थे। और भारत इस टाइम किसी भी गुट में शामिल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो हो रही डेवलपमेंट थी संसार में और गलत तरीके की डेवलपमेंट थी उनके प्रति भारत कॉन्शियस नहीं था। भारत चाहता था कि ये शस्त्रों की जो दौड़ है, निशस्त्रीकरण हो, डिसआर्ममेंट हो, आर्म कंट्रोल हो, मतलब हथियारों की जो दौड़ है वो ख़त्म हो जाए, और जो पैसा हथियारों पर लगा रहे हैं उसको कहाँ लगाया जाए, लोगों की डेवलपमेंट कल्याण पर लगाया जाए। आपने नाम सुना होगा कोस्टरिका, एक देश है मध्य अमेरिका में। उन्होंने डिसाइड किया था कि हम कभी भी अपने देश के लिए सेना ही नहीं रखेंगे, और इसलिए ये देश हेल्थ फैसिलिटी में सबसे ऊपर है। वहाँ हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी, क्योंकि सारा पैसा जो आर्मी पर लगता है वो कहाँ लगने लगा, अब वो अब उस पर लगने लगा, विकास पे। तो भारत ने अपना जो न्यूक्लियर मिशन था वो शुरू किया था शांति के लिए, विकास के लिए। लेकिन जब हमने देखा कि हमारा जो पड़ोसी देश हैं और बहुत क्राइसिस है हमारे उनके साथ, और उनके पास भी न्यूक्लियर पावर हैं, तो हमने भी 1974 में पहली बार न्यूक्लियर विस्फोट किए थे। करना तो चाहते थे ये 1968 के आसपास, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 1974 में जाके इंदिरा गांधी ने पोखरण, एक जगह है राजस्थान में, वहाँ न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया गया। और उसके बाद 1998 में, मई 1998 में हमने दोबारा से पोखरण में फिर
परमाणु विस्फोट किए और घोषित किया कि वी आर ऑल्सो ए न्यूक्लियर कंट्री। ठीक है, लेकिन हम उसका प्रयोग पहले कभी नहीं करेंगे। आज भी हमारी ये पॉलिसी है कि हम पहले नहीं करेंगे। देखो, ये बात अलग है कि दोनों शक्तियाँ यूएसएसआर और यूएसए आपस में लड़ रही थी, लेकिन कई बार इन्हें महसूस भी हुआ कि ये हथियारों की दौड़ जो है कहीं वो सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार वाली स्थिति ले आई। युद्ध हुआ तो दोनों में विनाश होगा और दुनिया शायद बचे या ना बचे। इसलिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, दोनों देशों ने इन्होंने, कि ऐसी ट्रीटीज़ की जाए जिसके द्वारा न्यूक्लियर जो युद्ध है उसको रोका जाए। तो ऐसी, और भारत जैसे देश जो नाम के देश थे वो भी चाह रहे थे कि आर्म कंट्रोल, जो आर्म रेस है वो ख़त्म हो जाए। इसके लिए संधियाँ बना की गई। जैसे सबसे पहले पीटीबीटी आई, पार्शल ट्रीटी बैन, मतलब कुछ शस्त्रों पर बैन किया गया कि भूमि पर या ज़मीन पर नहीं होगा। ये 1963 में ये ट्रीटी आई। यूएसएसआर, यूएसए ने इस पे साइन किया, मेरे साथ में इंग्लैंड भी था। फिर आई एनपीटी, इसमें नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी थी। इसमें ज़्यादा परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाए गए थे व्यापक स्तर पर कि अब परमाणु परीक्षण नहीं होंगे। 1968 में ये संधि आई। और उसके बाद सीटीबीटी, ये 1998-99 में आई थी। कॉम्प्रिहेंसिव मैंने व्यापक स्तर पर जो हथियारों का प्रयोग है वो अब नहीं होगा। लेकिन इनमें क्या है, भारत ने बड़ी एक्टिव भूमिका निभाई थी जब वो एनपीटी पर साइन हो रहे थे 1968 में, जब इसके लिए प्रयास चल रहे थे। लेकिन ऐन मौके पर भारत ने साइन करने से इनकार कर दिया। भारत ने साइन करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि जो एनपीटी संधि थी वो एक पार्शल संधि थी। पार्शल का मतलब होता है कि वह उन देशों को रोक रही थी परमाणु हथियार बनाने से जिसने अभी तक बनाए ही नहीं थे, भारत जैसे देश। लेकिन उन देशों पर कोई प्रतिबंध नहीं था, उनके लिए कोई प्रोहिबिशन नहीं था जिनके पास ऑलरेडी क्या थे, न्यूक्लियर हथियार थे। जो न्यूक्लियर पावर हो चुके थे जो देश, उन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं था। और जो हथियार पहले से बने हुए थे उनको ख़त्म करने की बात नहीं की। तो इंडिया ने ये कहा कि आप तो हम पर प्रतिबंध लगा रहे हैं ना, जो आपने खुद बना लिए हथियार, उनका क्या होगा। तो ये तो पार्शल संधि है, आप फेयर नहीं है। अगर आप ख़त्म करो तो पूरी ख़त्म करो। विकासशील देशों को जिसको अभी ज़रूरत है टेक्नोलॉजी की इस तरह की, तो आप हमें तो रोक रहे हो। और जब ना ही आप ऐसी कोई श्योरिटी दे रहे हो कि भारत पर अगर पाकिस्तान ने हमले कर दिए तो भारत की रक्षा करोगे आप, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए भारत ने उस संधि पर साइन करने से मना कर दिया। और पाकिस्तान ने इसलिए करने से मना कर दिया क्योंकि भारत ने नहीं किए थे। उसके बाद भारत की जो परमाणु प्रोग्राम थे वो होते रहे। मिसाइल्स हमने बना ली हैं, ऐसी मिसाइल्स हैं हमारे पास 5000 किलोमीटर के जो टारगेट हैं वो पूरे कर सकती हैं। और परमाणु हमलों में सक्षम हैं हम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी भी इसका यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जब कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास इतना पावर है कि हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। मतलब हम अपनी सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए ही इसका यूज़ करेंगे, पहले इसका प्रयोग नहीं करेंगे। फर्स्ट पॉलिसी नहीं है, नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज का मतलब हम पहले यूज नहीं करेंगे इसका। उसके बाद हम पढ़ते हैं ये चीज़ें क्या हुई, डेवलपमेंट क्या हुई, बातें यही हैं। डिसआर्ममेंट, ये पूछा जा सकता है आप पे कि डिसआर्ममेंट क्या होता है। डिसआर्ममेंट मैंने निशस्त्रीकरण, और आर्म कंट्रोल मैंने शस्त्रों का नियंत्रण। डिसआर्ममेंट इज एन इम्पोर्टेंट ग्लोबल प्रोग्राम अफेक्टिंग बोथ स्टेट्स एंड इंडिविजुअल। डिसआर्ममेंट एक ऐसा ग्लोबल प्रॉब्लम है जो दोनों को इफेक्ट करता है, चाहे वो स्टेट हो चाहे इंडिविजुअल हो, व्यक्ति हो। आर्म्स रेस हैज़ अज्यूम्ड सीरियस डिमेंशन ओवर द डेकेड्स। ये दशकों से एक महत्वपूर्ण सीरियस प्रॉब्लम है विश्व के लिए, आर्म रेस।
हथियारों की दौड़। द आर्म रेस बिगेन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, ये मैंने आपको बता दिया था। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर जो जापान के शहर थे 9 अगस्त और 6 अगस्त को बम गिराए गए, तो मिलियन लोग जो है वो डेड हो गए। मिलियंस 10 लाख के करीब जो है लोग सफ़र करने लगे। उनको किसी की आंखें चली गई, किसी को एलर्जी हो गई, किसी को खून में प्रॉब्लम हो गई। मतलब वो आज भी उस धरती पर आज भी लोग अपंग पैदा होते हैं, क्योंकि जब वो तो एक छोटा सा किलो का बम था, उसने इतनी तबाही मचाई थी, क्योंकि उसकी रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है, रेडिएशन फैलती है। एक छोटे से अणु की रेडिएशन आदमी को मार सकती है। अगर एक बार अब इतने बड़े बड़े हजारों किलो के बम बनाए हुए हैं, तो धरती एक बार नहीं कई बार जल सकती है। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो 11-12 हजार साल तक भी नीचे नहीं बैठते। मतलब अगर एक बार ये धूल में उड़ा या इसका विस्फोट हुआ, तो इसके कण इतने हवा में फैल जाते हैं, इनकी रेडिएशन इतनी फैल जाती है कि 10, 11, 12 हजार तक ये प्रभाव डालते रहते हैं। तो रेडिएशन का इफेक्ट इतना है। द कंपटीशन for piling up destructive weapon has led to fear nuclear holocaust. Scientist study has assumed that if the arm race is not controlled, would lead to serious crises such as accumulation of toxic sewage and concern linked to availability drinking water, gas and electricity. It will make human survival possible. ये कहते हैं कि साइंटिस्टों की ये चिंता है कि अगर इस ये आर्म रेस नहीं कंट्रोल हुई और रेडिएशन कहीं हो गई, तो हमें ना तो साफ पानी पीने को मिलेगा और ह्यूमन का बचना मुश्किल हो जाएगा। मैंने बताया ना रेडिएशन। एक बार चेचन्या एक देश है, उसमें वो पहले रूस का हिस्सा था, परमाणु भट्टी थी, वहाँ रिसाव हुआ था, और वो रिसाव का जो रेडिएशन है वो कई कई देशों में फैला था, उससे भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। हमारी क्या अप्रोच है न्यूक्लियर के प्रति, न्यूक्लियर पॉलिसीज के प्रति? नेहरू इंडियन प्राइमर हैड ऑलवेज बिलीव्ड मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये भी एक जो न्यूक्लियर पावर है ना, ये भी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। इससे भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं हथियारों के अलावा। ए पार्ट ऑफ सच प्रोग्रेस वाज न्यूक्लियर। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी आई है, उसमें परमाणु के 1-2 जो पार्टिकल्स हैं, वो अगर कैंसर वगैरह पे सीधे रेडिएट किए जाएं तो कैंसर ख़त्म हो सकती है। तो इस तरह से क्या है, एनर्जी के बहुत सारे पावर प्लांट लगे हुए हैं हमारे देश में जो न्यूक्लियर। हमारे हरियाणा में भी जैसे जो एक गांव है कुमारिया, वहाँ पर गोरखपुर कुमारिया, वहाँ पर न्यूक्लियर पावर है, बिजली बनती है उससे। तो होमी जहांगीर बाबा हमारे जो थे, वो फाउंडर थे न्यूक्लियर प्रोग्राम के। उन्होंने ही स्थापना की थी बॉम्बे में। इंडिया वांटेड जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल प्रोसेसन पर्पजेज, लेकिन हम उसका प्रयोग पीसफुल तरीके से करना चाहते थे। इंडिया डिड नॉट कंडक्ट द न्यूक्लियर टेस्ट व्हेन कम्युनिस्ट चाइना कंडक्ट टेस्ट इन 1964। ही The Big Five, US, Russia, Britain, France, China had imposed NPT on rest of the world. However, India called it discrimination. भारत के से पहले चाइना ने भी, और चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था 64 में। 64 ने उस मतलब जख्म भरे भी नहीं थे, तो उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए, और अब वह न्यूक्लियर देश बन गया था। तो जो 5 देश थे ये जिनके पास उस टाइम न्यूक्लियर पावर थी, न्यूक्लियर बॉम्ब थे, तो उन्होंने सारे देश पर सभी विषयों पर एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लादने की कोशिश की। लेकिन भारत ने कहा कि ये गलत है, ये भेदभाव वाली नीति है। अगर आप तो अपने पास तो हथियार रखते हो, हमारी कोई सुरक्षा भी नहीं देते, और हमें आप हथियार बनाने से रोकते हैं। जबकि हमारे दुश्मन देश जिन्होंने हमें थोड़े दिन पहले हमारे ऊपर अटैक किया, वो भी हथियार बनाए बैठे हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है, वो तो अमेरिका का दोस्त बना हुआ है। तो इस तरह से हम कैसे साइन कर देते इस संधि पर। इन
1974 when India conduct first Indian foreign policy was going through turmoil। सबसे पहले हमने 1974 में फिर जो न्यूक्लियर टेस्ट थे वो कंडक्ट किए पोखरान में। हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर आया, बहुत सारे संबंध लोगों ने हमसे तोड़ लिए। जो अरब इजराइल वार था उस टाइम जो तेल के प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, हमें डॉलर्स की ज़रूरत थी, अमेरिका हमें दे नहीं रहा था। तो इस तरह से और उन्होंने कहा कि हम अनाज रोक लेंगे आपका। तो उस टाइम हमारे यहाँ हरित क्रांति आ गई थी, हमें उसके अनाज की ज़रूरत भी नहीं थी। उससे पहले हम इस स्थिति में नहीं थे। उसके बाद एफर्ट्स टुवर्ड, और उसके बाद 1998 में फिर हमने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए पोखरान में ही। बड़ी इंटरेस्टिंग सी दास्तान है। और रातों रात जो अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, आपको आपने नाम सुना होगा, जो भारत के राष्ट्रपति भी बने, वो उसके हेड थे। और उन्होंने क्या किया, बताते हैं कि नरसिंह महाराव के टाइम वो शुरू कर रहे थे, इस प्रोग्राम्स को शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन नरसिंह महाराव की जैसे ही गवर्नमेंट गई 1996 में, और वो अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में एक उन्होंने चिट्ठी दी लिखी हुई, और कहा कि भारत ये इस बारे में आप एक बार डॉक्टर अब्दुल कलाम से ज़रूर मिलिए। और अब्दुल कलाम जो है उस टाइम परमाणु जो परीक्षण उसकी तैयारी कर रहे थे। रातों रात हमें सारा सामान लाद कर हम लेके गए। इवन जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस, उनको भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बहुत ही गुप्त तरीके से ये करना था। लाफिंग बुद्धा इसका कोड था, बुद्ध मुस्कुराए। और जो जैसलमेर है वहाँ राजस्थान में लेके गए। अमेरिका के सैटेलाइट ऊपर घूम रहे थे, पता था कि एक सैटेलाइट 3 घंटे में चक्कर काटता है। 3 घंटे वो जो बीच के थे वहाँ हमने टेस्ट करने थे। धुआं वगैरह जलाया गया, उड़ाया गया, और उसके बाद हमने रात को टेस्ट किए और सुबह हमने ये घोषणा कर दी। फिर बहुत हल्ला मचा सारे विश्व में कि क्यों ये परमाणु हथियार बना रहे हैं, संधि कर रखी है, सीटीबीटी को तोड़ रहे हैं, एनपीटी को तोड़ रहे हैं, हम ये प्रतिबंध लगा देंगे। और 301 सेक्शन, 302 सेक्शन जो अमेरिका की पॉलिसीज हैं वो लगाए थे। बाद में अब हटा भी दिए हैं, क्योंकि भारत उस स्थिति में था कि अमेरिका जैसे देशों का दबाव ना झेलना पड़े। उसके बाद है क्या क्या प्रयास किए गए यूएनओ की तरफ से इस आर्म रेस को ख़त्म करने के लिए। सबसे पहले द फर्स्ट यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन ऑफ 1946 कॉल्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ एटॉमिक वेपन्स एंड वेपन्स फॉर मास डिस्ट्रक्शन। सबसे पहले यूएन जनरल असेंबली ने 1946 में कहा कि हम हथियार और जो एटॉमिक हथियार हैं उनको ख़त्म करने के लिए प्रयासरत हैं। उसके बाद 59 में भी एक जनरल डिसआर्ममेंट पर एक एग्रीमेंट बना। उसके बाद ये कोई ख़ास प्रयास नहीं थे। जनरल असेंबली महत्वपूर्ण संस्था नहीं है जितनी कि सिक्योरिटी काउंसिल है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल करती है डिसीजन तो शायद बात बन जाती। 1961 में इंडिया और जो दूसरे नॉन अलाइनमेंट कंट्री थे उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में ये बात रखी कि आप जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको कंट्रोल कीजिए, जो यूएन चार्टर के खिलाफ हैं। यूएन चार्टर मानवता की पीस को प्रमोट करता है, जबकि न्यूक्लियर वेपन जो है वो मानवता की पीस के खिलाफ है। 64 में इंडिया कॉल्ड फॉर एंडिंग प्लोरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। 1964 में इंडिया ने कहा कि न्यूक्लियर वेपन ख़त्म होने चाहिए। उसके बाद इन दिसंबर 1978 इंडिया गेव ए प्रपोजल at the first special session of UN General Assembly on disarmament to declare the use of nuclear weapon as a violation of UN Charter. This resolution was adopted by UN. पहली बार ये रेजोल्यूशन अपनाया गया जो इंडिया ने कहा था कि जो डिसआर्ममेंट है वो डिसआर्ममेंट होनी चाहिए। 1978 में इंटरनेशनल कन्वेंशन की डिमांड की इंडिया ने। मतलब इस तरह से भारत जो है बहुत सारे प्रयास करता रहा। सबसे
जो अहम प्रयास था वो था 1983 में नॉन अलाइनमेंट समिट हुई थी दिल्ली में, और तब उन्होंने कहा था कि एक व्यापार जो न्यूक्लियर रेस को रोकने के लिए एक CTBT जैसा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जैसी कोई प्रपोजल आ सकता है, लेकिन फिर भारत ने खुद ही इस पर साइन करने से इनकार कर दिया था। अब इंडिया स्टैंड ऑन द NPT एंड CTBT, दोनों संधियों के बारे में मैं बता चुके हूँ। NPT आई थी 1968 में, और इससे पहले PTBT आई थी एक 1963 में, और भारत ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था लेकिन इनको बनवाने में, लेकिन जब देखा कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं जिन्होंने ऑलरेडी हथियार बना रहे हैं, अमेरिका, रशिया जैसे देश, उन्होंने इसमें ऐसे प्रावधान रखे हैं जिससे उनके हथियार तो बने रहें, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री थे, जो दूसरे देश थे, वो हथियार ना बनाएं। तो इसलिए उसने इंडिया अप्रोच टू डिसआर्मेंट हैज़ 4 गोल्स। डिसआर्मेंट इज अप्लाई टू ऑल कंट्री, अगर हो डिसआर्मेंट निशस्त्रीकरण हो तो सभी कंट्रीज पर लागू होना चाहिए, ये यूनिवर्सल होना चाहिए, इस पर हर देश, यूनिवर्सल माने सभी जगह लागू होने चाहिए, सारे तरह के जो वेपन्स हैं उन पर लागू होना चाहिए, और सारे जो न्यूक्लियर वेपन हैं वो इंटरनेशनल सुपरविजन में रखे जाने चाहिए। मतलब UN असेंबली ये देखे कि कहीं कोई टेस्ट हो तो नहीं रहा। It was because NPT and CTBT was not did fulfill all above mentioned condition that India did not sign the treaties, और क्योंकि ये NPT और CTBT दोनों ही इसको पूरा नहीं करती थी, जो ये 4 गोल थे, इसलिए भारत ने इस पर साइन नहीं किए, क्योंकि NPT और CTBT को वो डिस्क्रिमिनेटरी मानता है, भेदभाव वाली पॉलिसीज मानता है। इंडिया एट द NPT, इंडिया अपोज टू द NPT इन 1962-68, ये याद रखना डेट, बिकॉज द ट्रीटी इज अनइक्वल, क्योंकि ये ट्रीटी असमान थी। इट इम्पोज स्ट्रिक्ट लिमिटेशन ऑन नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, नॉन न्यूक्लियर जिसके पास हथियार नहीं थे उन पर तो वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर रही थी, लेकिन जो ऑलरेडी जिसके पास हथियार थे उनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रही थी। और दूसरी बात ये थी कि युद्ध के समय ये कोई आश्वासन नहीं दे रहे थे जो यूरोपियन जो कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर पावर थी कि हम युद्ध के समय आपकी मदद करेंगे। CTBT 1998 में आई ये भी, और ये भी इसके भी 2 चिंता थी भारत की, फ्रीडम टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पज, एक तो हम जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका प्रयोग शांतिपूर्ण तरीके से हमें मतलब रोका ना जाए कि हम शांति के लिए इसका यूज़ करें, दूसरा भारत की नेशनल सिक्योरिटी भी दांव पर नहीं लगनी चाहिए, मतलब जो शत्रु देश हमारे ऊपर आक्रमण करें तो हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन इस तरह से इन 1974 भारत ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए, लेकिन फिर भी कहा कि हम पहले ये इसका यूज़ नहीं करेंगे और हम इसका प्रयोग पीसफुल तरीके से पीसफुल पर्पसेस के लिए करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे। चाइना और भारत को ऐसा क्यों करना पड़ा, जबकि भारत डिसआर्मेंट में विश्वास करता है, क्योंकि भारत के पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ वार हो चुके हैं, और भारत ये नहीं चाहता कि कल आने वाले युद्ध में हम किसी भी तरह से कमतर हो जाएं, क्योंकि ये समझा जाता है अक्षमा शोभते उस भोजन को जिसके पास गरल हो, वो क्या जो दंतहीन विषहीन हो। मतलब अगर हम यूज़ ना करें वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास होने चाहिए, हमें कमज़ोर ना समझ कर हम पर हमले ना किए जाएं किसी पड़ोसी देश के द्वारा। उसके बाद है CTBT इंक्लूड ऑल स्टेट इंक्लूडिंग द 5 न्यूक्लियर वेपन। इंडिया चाहता है कि CTBT में ये सारे देश शामिल हों, वो 5 देश जिसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर हथियार हैं वो भी शामिल होने चाहिए, सब तरह के टेस्टिंग पे बैन होना चाहिए। ये समझ लो आप, देखो टेक्नोलॉजी जो विकसित देश है ना, डेवलप्ड देश, उन्होंने वो टेक्नोलॉजी यूज करके छोड़ दी जो डेवलपिंग राष्ट्र कर रहे हैं। मान लो हम अभी भी ज़मीन पर रेगिस्तान में या पानी में हम या हवा में टेस्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर का, ये न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने 1960 के आसपास छोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि अब उन्हें कंप्यूटराइज वो टेस्ट कर लेते हैं।
हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है नहीं। तो इसलिए इंडिया की डिमांड है कि हर तरह की टेस्टिंग, चाहे वो अंडरग्राउंड हो, चाहे वो पानी पे हो, चाहे कहीं भी हो, वो सब पर अप्लाई होनी चाहिए, सारे देशों पर होनी चाहिए। और वुड अप्लाई फॉर ऑल टाइम्स टू बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, और किसी भेदभाव वाली नीति के आधार पर ये टेस्ट नहीं होने चाहिए। अब क्या स्थिति है, अब हमने 1998 में फिर न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं इवन, और उसके बाद हम पर बहुत सारे वो प्रतिबंध भी लगाए गए, लेकिन भारत उस टाइम इस स्थिति में थे कि उसने एक्सटर्नल अफेयर्स को, अपने जो बाहरी अफेयर्स थे, फॉरेन अफेयर, उस पर किसी का प्रेशर वो मान नहीं रहा था उस टाइम। लेकिन करगिल वार, भारत में जब करगिल वार हुआ, वो इसीलिए हुआ था क्योंकि उससे पहले हमने परमाणु बम का परीक्षण किया था पोखरान में। अब क्या स्थिति है, अब ये स्थिति है कि अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए थे वो ख़त्म कर दिए हैं। अब अमेरिका और भारत के संबंध बदल रहे हैं। 2008 में भारत की सरकार, जिसमें के प्रधानमंत्री हमारे वो थे मनमोहन सिंह, और अमेरिका के यूएस के राष्ट्रपति, अब हमारे यूएस के साथ संबंध अच्छे हैं, बराक ओबामा, उन्होंने एक न्यूक्लियर डील की थी भारत के साथ। ये न्यूक्लियर डील की थी 2008 में, ताकि भारत जो है वो शांतिपूर्वक पर्पजेज के लिए न्यूक्लियर का यूज करे, और जो टेक्नोलॉजी कौन देगा हमें, टेक्नोलॉजी इसके लिए अमेरिका हमें प्रोवाइड करेगा। अब अमेरिका हमें कोशिश कर रहा है कि हम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बन जाएं। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मतलब होता है उससे हमें न्यूक्लियर के लिए जो यूरेनियम चाहिए, यूरेनियम 232 शायद उसके लिए प्रयोग होता है, ये मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ थोड़ा सा। तो उस यूरेनियम का जो ग्रुप है वो 40 देशों का ग्रुप है। भारत उसका सदस्य बनना चाहता है, लेकिन चीन जो है वो अड़ा हुआ है कि नहीं, मैं इंडिया को ये इसका सदस्य नहीं बनने दूंगा। तो हो सकता है आने वाले समय में हम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बन जाएं, और हमारे पास और टेक्नोलॉजी और यूरेनियम के भंडार आ जाएं। ये आपका चैप्टर था। थैंक यू वेरी मच।